बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो पे। हम लोग एनसीईआरटी के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके देख रहे हैं। आज एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर 5 पे पहुंचे हम लोग और राज्य, राजा और प्राचीन गणतंत्र के बारे में देखेंगे। ध्यान से, आराम से, बड़े ही इत्मीनान से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला प्रश्न, जो मूल प्रश्न उठता है इस अध्याय को देखकर, पढ़कर, वो यही कि जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था कैसे विकसित हुई थी। तो इस अध्याय में दोस्तों 3 चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक तो स्टेट के बारे में, राज्य, दूसरा राजतंत्र या मोनार्की, तीसरा गणतंत्र या रिपब्लिक की बात हम लोग करने वाले हैं। राजाओं के बारे में बात हुई है, राजा की बात हुई है ना, लेकिन इसमें कोई राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये जो भारत में राजनीतिक संस्थाएं रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनके बारे में है दोस्तों। और ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें ऐसे लिखी गई हैं ताकि बाद में आप पीडीएफ पढ़ें तो भी आपको समझ आ जाए। तो प्रश्न दोबारा एक और उठता है कि आखिर राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें राज्य की आवश्यकता ही क्यों थी। तो दोस्तों राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, उससे पहले हम समझते हैं कि भाई पहले जब शुरुआत में मानव आया तो वो कैसे था। प्रारंभिक मानव यानी प्रारंभिक अवस्था में तो वह शिकार करता था, भोजन संग्रहण करता था और छोटे छोटे समूहों में रहता था। तो कोई राजा भी नहीं था, कोई बड़ा छोटा नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ी बात, और आज से लगभग 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब कृषि का जन्म होता है, कृषि का विकास होता है। कृषि का विकास जब हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों लोग एक स्थान पर बसने लगे, क्योंकि मान लो खेती के लिए कोई बीज डाले हो तो 4-5 महीने तो कम से कम लगेंगे उगने के लिए। तो उसकी देखभाल के लिए आपको एक जगह घर बना के रहना होगा। जब एक जगह रहना होगा तो 4-5 महीने जो खाली समय होता है उसमें लोग एक दूसरे से बात करते, मिलते, कुछ और काम करते, तो धीरे धीरे आदत सी बनती चली जा रही थी। तो इसी से गांव बनने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रुकने लगे अपने अपने खेतों की रक्षा के लिए, जानवरों से, धूप से, पानी कब देना है, सारी चीजों के लिए। तो फिर एक तरीके का गांव विकसित होना शुरू हुआ और जनसंख्या बढ़ने लगी। जब लोग रहेंगे तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो अतिरिक्त तो उत्पादन भी हुआ, सरप्लस हुआ। यानी क्या सरप्लस, क्या मतलब है कि मान लो कि 4 लोगों के लिए राशन रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 4 लोग खाए और आधा बचा भी हुआ है, तो जो बचा है एक्स्ट्रा, तो उसी को सरप्लस बोलते हैं, अतिरिक्त उत्पादन बोलते हैं। जब अतिरिक्त रखा हुआ है तो इनको और टेंशन नहीं हुई कहीं जाने की, क्योंकि जब शिकार के लिए ही दूसरी जगह जाना होता था ना, तो जब जाना ही नहीं है, एक ही जगह रहना है और खाना भी पर्याप्त है, तो वो जो खाना था उससे और कुछ सोचने लगे। अगर मान लो 2 कबीले हैं थोड़ी दूर पर, और एक के पास पर्याप्त भोजन है और एक के पास कभी कमी हो गई मान लो, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा, अधिशेष रहेगा, सरप्लस रहेगा, वो ये कहेगा कि ले सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए शहद, मुझे चाहिए घी, या मुझे चाहिए कंदमूल, कुछ भी मांग लेते थे। तो बार्टर सिस्टम यानी लेन देन वाली बात हुई कि भाई हम अनाज देंगे तो हमें ये देना। तो इससे व्यापार की शुरुआत हो गई। तो कृषि से देखो कितना परिवर्तन आ गया कि लोग एक स्थान पर रहने लगे, गांव बनने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, जिससे व्यापार शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी, तो भाई समस्या कहाँ आ गई कि ये सारी चीजें करनी पड़ी, राज्य की जरूरत पड़ी हमको। तो अब समस्या सुनो कि देखो, नई नई समस्या ये थी कि मान लो एक कबीला था, उसने अपना शासन, वो खेती शुरू की। उसने सोचा कि ये सारी भूमि उसकी है, लेकिन यहीं थोड़ी दूर पर एक बड़ा ताकतवर कबीला था। उसने कहा नहीं भाई, ये यहाँ तक मेरी है, यहाँ तक। तो अब क्या हुआ, अब दोनों में भाई मारपीट भी की नौबत आ गई। तो ये बात को
धीरे धीरे समझते समझते समझा गया भाई, लोगों ने समझा कि इसके निपटान के लिए, इसके निपटारे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई ताकतवर आएगा और उसको छीन के लेकर चला जाएगा। तो दोनों सही से नहीं रह पा रहे थे, तो न्याय जरूरी था। तो चोरी होने पर या न्याय कौन करेगा, इसकी आवश्यकता थी। अब भूमि का मालिक कौन होगा, ये कौन बताएगा कि तुम्हारी भूमि ये है, चलो तुम्हारी भूमि ये है, तो ये कौन बताएगा। तो ये सारी चीजें जानकारी के लिए बाहरी आक्रमण से रक्षा कौन करेगा। मान लो कोई लोग बाहर से आए ताकतवर लोग और अनाज छीन के ले गए, तो उनको यहाँ से रोकने के लिए कौन आएगा, सिंचाई की व्यवस्था कौन करेगा, और जरूरत पड़ने पर टैक्स कौन लेगा। टैक्स बाद में बात आती है, लेकिन इन सारी चीजों के समाधान के लिए एक संगठित व्यवस्था की आवश्यकता थी, और उस व्यवस्था की जरूरत आवश्यकता थी। तो उसी के बाद इस व्यवस्था का जन्म हुआ, उसी की जरूरत के अनुसार, जिसको बाद में राज्य कहा जाने लगा, स्टेट कहा जाने लगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई जो राज्य था उसकी जरूरत, उसकी जो उत्पत्ति थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि ये व्यवस्था बनाने के लिए कि समाज में, गांव में लोग कैसे रहें, क्या क्या करें, उनका क्या खेती है, क्या काम है, न्याय कैसे हो, चोरी रोकने के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो राज्य कोई एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बना था भाई, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये समाज की बढ़ती आवश्यकताओं का ही परिणाम था। तो राज्य क्या है अगर पूछा जाए, तो वैसे अगर बात करोगे तो राज्य जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई एक सामाजिक और राजनीतिक संस्था है, लेकिन इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे विकसित हुई है। तो राज्य एक राजनीतिक संस्था यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कि किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का पर शासन करती है। निश्चित भूभाग मतलब जैसे ये निश्चित भूभाग हो गया कि इसके अंदर जितने लोग रहते हैं उसको मान लो राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो इस राज्य में क्या क्या होना चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए। चार चीज में कौन, सबसे पहला तो जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या यानी कुछ लोग रहेंगे तभी तो भाई, जंगल और झाड़ी को थोड़ी बोल दोगे कि राज्य है। वो तो राज्य के अंदर भले रहेगा, लेकिन लोगों से ही तो राज्य बनता है। तो कुछ लोग होने चाहिए यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये जरूरी था। दूसरा ये था कि निश्चित भूभाग, हमने बात की अभी कि निश्चित भूभाग, ये फिक्स देखो टेरिटरी है, ये निश्चित भूभाग हो गया। सीमाएं की इधर से इधर से इधर से बंद होनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो ये सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, और उनमें एक सरकार भी होती है, जैसे एमपी है मान लो, तो ऐसे है। इसके अंतर्गत क्या है, निश्चित क्षेत्रफल भी है, ये निश्चित सीमाएं भी हैं, और इसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, जो कि संप्रभु है। संप्रभु यानी सर्वोच्च सत्ता है इस क्षेत्र में, यानी इस राज्य में वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कानून के अनुसार कर सकती है, सर्वोच्च सत्ता है वो। इसलिए हर स्टेट में देखो सरकार अलग अलग होती है, उसके सीएम अलग अलग होते हैं, वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो एक राज्य होने के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं। अगर चार चीजें नहीं रहेंगी तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा। इन चार चीजों में एक भी अगर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो राज्य के लिए चार आवश्यक तत्व कौन से हैं, पहली तो जनसंख्या है, पॉपुलेशन। दूसरा क्या है, निश्चित भूभाग, टेरिटरी। तीसरा क्या है, सरकार, गवर्नमेंट। और चौथा सोवरेनिटी यानी संप्रभुता है, ठीक है। अब हम पिछली बार हम लोग पढ़े गए, यानी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि जो जन है, हाँ एक बात ये देख रहे होंगे कि इतिहासकार राज्य को एक विकसित होती राजनीतिक संस्था मानते हैं, ठीक है। तो जन और राज्य में क्या अंतर है, पिछले में हमने देखा कि जो लोग, कुछ लोग साथ में रहने लगते थे तो वो कबीले का रूप धारण कर लेते थे, उनको कबीला बोला जाता था। बाद में उनको जन बोला जाने लगा, उसके बाद जनपद बोला जाने लगा, फिर महाजनपद। इन्हीं में बात करेंगे। तो जन और राज्य में अंतर क्या है। तो जन दोस्तों ये था कि समान वंश के थे, या कुछ लोग आपस में रहते थे, समूह एक बना लिए थे, तो उनके बीच रक्त संबंध भी हो सकते थे, और सांस्कृतिक समानता भी कई बार होती थी इनमें। तो इनके लिए, जैसे मान लो यहाँ पे भरत जन के लोग रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कल को यहाँ पे चले गए भरत जन के लोग, तो भी वो भरत जन के लोग ही कहे जाएंगे।
उनके लिए भूमि का टुकड़ा मायने नहीं रख रहा है, उनके लिए वो जो कबीले का नाम है, वो लोग हैं, वही मायने रख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो जन हैं उनके लिए भूमि पहचान नहीं है, वो कबीला ही पहचान है। जैसे कुरु, पांचाल और भारत, इस तरीके से बहुत सारे ट्राइबल्स रहते थे, जनजातियां थीं जो आपस में रहती थी, तो उनको जन बुलाया जाता था। वहीं जब राज्य की बात आती है तो राज्य के लिए हमने चार चीजें देखी कि भाई निश्चित भूभाग होना चाहिए, जबकि ये जो जन थे ये भी निश्चित भूभाग पे न रहे तब भी ये जन ही कहे जाते थे। लेकिन राज्य के साथ ऐसा नहीं है, राज्य में एक निश्चित स्थान पर बसे होना जरूरी होता है। खेती करने लगे, और जब निश्चित स्थान पे बसे तो खेती करने लगे, प्रशासन का विकास वहीं हो गया और वसूले जाने लगे टैक्स वगैरह, और वहीं सेना बनाई और व्यवस्था देखने लगे। धीरे धीरे क्या हो गया, राज्य का निर्माण हो गया। तो ये फिक्स एरिया हो गया, राज्य फिक्स है, जबकि जो जन है वो फिक्स नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं, राज्य नहीं घूम सकते। तो जन मतलब क्या है, लोगों का समूह हो गया, जबकि राज्य क्या है, लोग, भूभाग, सरकार और संप्रभुता वाली राजनीतिक व्यवस्था हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार प्राचीन समाज ने भी अनुभव किया कि बिना शासन के समाज को व्यवस्थित रखना कठिन है, इसलिए राज्य का जन्म हुआ। इसी पे हम लोग अभी बात कर रहे थे। एक व्यवस्थित उदाहरण, डेफिनेशन की बात करें तो राज्य समाज की बढ़ती जनसंख्या, कृषि, व्यापार, सुरक्षा तथा प्रशासन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई एक राजनीतिक संस्था है, ये लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं जन से जनपद तक की यात्रा पे। तो भाई जो जन थे वो जनपद कैसे बने, तो इसके लिए एक प्रश्न आता है कि जनपद शब्द आया कहाँ से। तो इसे समझने के लिए हमें दो शब्द समझने होंगे। पहला है जन, दूसरा है पद। जन मतलब होता है लोग, पद मतलब स्थान होता है या रहते हैं जहां। देखो ये आगे कि जन का अर्थ है कि ऐसा समुदाय या कबीला जिसके लोग एक ही वंश, संस्कृति और परंपरा से जुड़े होते हैं। जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, ये सब जन हो गए। तो शुरुआत में ये क्षेत्र नहीं थे, क्षेत्र मायने ही नहीं रखता था, बल्कि लोगों का समूह था, कहीं भी जा सकते थे, फिर भी वही नाम होता था। तो वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में पहचान क्या थी, भूमि से तो थी नहीं, बल्कि जन के कबीले से थी, यानी लोगों से थी। पहले ही बात किया कि एक जगह से लोग अगर दूसरे जगह जा रहे हैं तो भी वो जन ही कहलाते थे। जबकि पद का क्या अर्थ है, पैर था, पैर मतलब स्थान था, स्थान यानी अब जनपद हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जब एक स्थान पे रहने लगे, अर्थात वह भूमि जहां कोई जन या कबीला अस्थायी रूप से बस गया हो, उसे जनपद कहा जाता था। तो ऐसे ही जनपद हुआ। तो आखिर अगला सवाल यह है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों हुआ। तो इसका रीजन भी हम लोग शुरू में पढ़े हैं, थोड़ा फिर से समझते हैं कि पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। ठीक है, घूमते थे, लेकिन जब कृषि का विकास हो गया तो उनको एक स्थान पर रहना पड़ता था, जैसे कि पहले बात की हम। तो लोग अस्थायी रूप से बस गए एक जगह, और वही गांव बने। तब प्रत्येक जन ने अपना एक निश्चित क्षेत्र बना लिया कि भाई मेरा ये है, हम लोग कबीले वाले हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में रहेंगे। तो वो जन से क्या हो गए, जनपद हो गए। तो वही क्षेत्र क्या कहलाया, जनपद कहलाया। उदाहरण के लिए भी देख लो, यहाँ पे है कि कुरु जन एक क्षेत्र में बस गया, तो वह क्षेत्र कुरु जनपद कहलाया। ऐसे ही पांचाल जो जन थे जहां बसे, पांचाल जनपद कहलाए। कौशल, कौशल जनपद कहलाए। तो ऐसे ही जनपद बनते चले गए। अब तो आ गया ना, जन का मतलब हो गया पीपल, जनपद का मतलब हो गया कि लोगों की भूमि, यानी लैंड ऑफ द पीपल। जनपद लोगों की भूमि, जन मतलब पीपल, लोग। अब जनपद के आगे हम लोग कहां बढ़ रहे हैं, महाजनपद पे। तो अब देखेंगे महाजनपद का उदय। फिर प्रश्न उठेगा कि भाई जनपद से महाजनपद कैसे बने। तो अब थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, क्या सभी जनपद एक जैसे थे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है नहीं रहे होंगे, तभी ऐसी नौबत आई। तो कुछ जनपद कैसे थे,
अभी भी देखेंगे, आसपास देख लीजिए, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, उसी कुछ क्षेत्र ज्यादा बड़े होते हैं, किसी के पास ज्यादा क्षेत्र है, किसी के पास कम क्षेत्र है। वैसे ही उस समय भी था कि कुछ के पास बहुत थे, कुछ बहुत अच्छी जगह पे बस गए थे, जैसे आज भी कुछ लोग पहाड़ों पे बस गए हैं, तो उनके पास उतनी भूमि का एक्सेस नहीं है कि जहां वो खेती कर पाए। लेकिन यहीं गंगा यमुना नदी के तट पर दोआब में अगर बच गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र, ये सब उपजाऊ क्षेत्र हैं, तो इसमें बस गए थे, इन प्लेन में है, तो इसमें काफी उत्पादन होता है पहाड़ों की अपेक्षा। तो सरप्लस कहाँ रहेगा? ये प्लेन्स में रहेगा। वैसे ही उस समय जनपद और महाजनपद जब बने, तो जनपदों में ही कुछ जनपद काफी उपजाऊ भूमि वाले नहीं रहे होंगे। इसीलिए जिस जनपद में बहुत ज्यादा उपजाऊपन था, यानी अधिक उपजाऊ भूमि वाले थे, नदियों के किनारे भी बसे थे, तो व्यापार भी होता था आसानी से, उनके पास अधिक सेना भी हो गई थी, और उनके शासक जो थे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। तो धीरे धीरे ये छोटे जनपद अन्य जनपद जो थे इन पर अधिकार करने लगे। तो एक जनपद के अंतर्गत दूसरा जनपद, तीसरा, चौथा, ऐसे आते आते ये बड़े जनपद बन गए, तो इनको बोला गया महाजनपद। छोटा जो रहेगा कमजोर, बगल वाला मजबूत है तो वो दबा लेगा। तो इसी कारण कुछ जनपद बहुत बड़े और शक्तिशाली बन गए थे, और बाद में उन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। तो महाजनपद का क्या अर्थ है? महा मतलब जान ही रहे हैं कि बड़ा होता है, जनपद हम लोग बात कर लिए क्षेत्र या राज्य होता है, तो पूरा दोनों मिला के समझेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा और शक्तिशाली जनपद को ही महाजनपद कहा जाता है। अब सभी जनपद महाजनपद तो नहीं बन पाए, क्योंकि सबके पास उतनी ताकत नहीं थी। केवल कौन से जनपद बन पाए महाजनपद? जो आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली थे, जो अपना प्रभुत्व कायम रखने में सफल रहे, वही महाजनपद बन पाए। तो आखिर महाजनपद ये कब बने? दोस्तों देखो, महाजनपद बनने की एक पीछे कहानी है। कहानी ये है कि जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, तब तक बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था, क्योंकि इतना सबके पास एक्सेस तो था, लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब 1000 ईसा पूर्व में, 1000 BC में लोहे की खोज हो जाती है, कुदाल, फाल, हंसिए, खुरपी, जो भी जितने भी खेती से सामान, जंगल काटने के हथियार, कटर, गड़ासा, सारी चीजें बनने लगी, तो जाके जंगल साफ किए गए, खेती करने के लिए स्थान बनाया गया, क्योंकि हर जगह जंगल ही जंगल थे। तब देखो 1000 से 600 के आसपास आते आते लगभग 300-400 सालों में, तो ईसा पूर्व 600 ईस्वी यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में 16 महाजनपद विकसित हुए थे। ये बात देख ली तो 250 साल लग गए, जब सारी जमीन देख लिए, हड़प लिए, और फिर आपस में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जो जीता वही बना, तो उसमें 200-250 साल तो लगेंगे ही। भाई ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है ना। तो अब देखो, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में 1000 में हुआ था, सोना लोहा आया था, फिर 600 तक 16 महाजनपद विकसित हो गए थे। ठीक है, यानी पहले से ही बन रहे होंगे तभी ना। तो यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था दोस्तों। और इसी समय आप देखेंगे कि जैन और बौद्धों का भी विकास होता है, जो दो नए धर्म हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे भारत में आए और वर्तमान में भी हैं। तो क्या सभी महाजनपद एक ही समय पर बने? तो बिल्कुल नहीं। अभी बात किया हम लोगों ने कि इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ था, और लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में कुल 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। ठीक है, तो अब इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है, कैसे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे? तो हमें सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, उसमें भी हमको मिलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म समकालीन है।
और साथ में लगभग चले थे, और साथ में ही ये 6छठी शताब्दी जो महाजनपद की बात है ये भी लगभग साथ में ही थे, तीनों साथ की बात है। तो अब महाजनपद 16 थे, उनकी राजधानियां कौन थी, आगे हम लोग मैप में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ भारत में मिले। अंग की राजधानी चंपा, जबकि मगध की राजधानी राजगिरी, मगध वही पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। काशी के वाराणसी आप जान ही रहे हैं, कौशल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली, मल्ल का कुशीनगर पावा। दो राजधानियां थी कुशीनगर और पावा में। मल्ल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। चेद का शुक्तिमती है और वत्स का कौशाम्बी है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है, जबकि पांचाल का, पांचाली किसको बोला जाता था आपको याद है? पांचाल का क्या, अहिछत्र उत्तरी पांचाल और कामपिल्य दक्षिणी पांचाल। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतिन, पोतिल नहीं पोतिन है, और अवंती उज्जैनी। दो लास्ट में बचते हैं, गांधार तक्षशिला और कंबोज राजपुर। तो दोस्तों इसमें देखो मैप में तब समझ में आएगा। हालांकि जो दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद की बात करेंगे तो ये अस्मक है, और अस्मक हमको देखो यहाँ मिलता है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा के पास में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मगध है। मगध कहाँ है, पाटलिपुत्र में, यहाँ पे है ना। तो प्रमुख गणराज्य कौन थे, देखो हर जगह तो राजा ही थे, जैसे देखो कंबोज है, यहाँ पे गांधार है, कुरु जनपद है, पांचाल है, कौशल है, मल्ल है, और अंग है, मगध है, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, मगध है, काशी है, चेद है, मत्स्य है, अवंती है, अस्मक है, सूरसेन है, ये सारे जनपद हैं। तो इसमें दो, सॉरी महाजनपद है, इसमें दो जो थे वो गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए जाते थे। वहां पे क्या था, वज्जी और मल्ल। सोचो गणतंत्र कितना पुराना शब्द है, कितना पुरानी बात है। उस समय भी ऐसे होता था, राजा की जगह नहीं वो गणतंत्र होते थे। वज्जी और मल्ल के बारे में हम लोग आगे भी थोड़ा देखेंगे। प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था, तक्षशिला गांधार था। तो गांधार की राजधानी कौन सी, तक्षशिला थी, और तक्षशिला ये है और ये गांधार महाजनपद है। ठीक, आगे फिर से देखेंगे। इसमें एक बार में याद नहीं होता है, धीरे धीरे 2-4 बार देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। हालांकि इसको अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद करेंगे तो जरूरी है, लोग याद किए थे तो अपने हिसाब से, जैसे काशी कौशलंग मगध वज्जिमल चेदिवत्स कुरु पांचाल मत्सूरसेन अस्मक अवंती गांधार कंबोज, तो अपने हिसाब से देखेंगे और 3-3 सेट करके 4-4 सेट करके याद करेंगे तो हो जाएगा। वहीं क्या सभी महाजनपद समान थे, तो ये दूसरी बार नहीं। क्यों, क्योंकि दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। पहली क्या थी, राजतंत्र। भाई पुराना है तो ज्यादातर हमको लगता है कि राजतंत्र ही होगा। एक राजा का शासन ही राजतंत्र होता है, जिसमें कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता, राजा का बेटा ही राजा बनता है, वो राजतंत्र कहा जाता है। ठीक, प्राय सत्ता वंशानुगत होती है, ठीक है, जिसमें मगध कौशल काशी अवंती ये सारे थे। लेकिन दो को छोड़ के, वज्जी और मल्ल को छोड़ के, क्योंकि गणतंत्र थे, रिपब्लिक थे, जैसे आज भी हमारा भारत क्या है, रिपब्लिक भारत है, तो कई प्रमुख व्यक्तियों द्वारा मिलकर चलाया जाने वाला शासन था वज्जी और मल्ल का। ये दो महाजनपद ऐसे थे। तो यही कारण है कि जो अध्याय है इसका नाम भी क्या था, राज्य है, पढ़े हम राजा, ठीक है, प्राचीन गणतंत्र, दो गणतंत्र। तो सबसे अब बात आती है कि भाई सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो उत्तर में आप सीधे बताएंगे कि भाई मगध ही सबसे शक्तिशाली था। इसको बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसी में हम थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहेंगे। 16 महाजनपद को कैपिटल तो हम लोग देख लिए हैं, थोड़ा सा इसमें फिर से देख लो एक बार। सबसे साउथ में कौन है, अस्मक, उत्तर में कंबोज, उसके बाद गांधार आता है, अंग आता है सबसे पूर्व में, और अवंती आता है सब पश्चिम में। ठीक है, बाकी देखो कुरु
सूरसेन, वत्स, मल्ल, कोसल, पांचाल, मगध, काशी, वज्जी, अंग, चेद, अस्मक, अवंती, गांधार एंड कंबोज। 16 महाजनपद की जो राजधानियां थी उसके हमने बात कर ली, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत में कहाँ पे थी भाई, ये सारी चीजें तो हैं वर्तमान में दिख रही हैं, लेकिन कहाँ पे थी? जैसे अंग है जिसकी राजधानी चंपा है, तो ये भागलपुर बिहार मुंगेर में थी। तो ऐसे देखेंगे तो भागलपुर बिहार मुंगेर बिहार इधर आएगा, तो अंग कहाँ है, ये यहाँ पे पड़ रहा है, तो एकदम एग्जैक्ट वहीं पे है। अगर आप देखना चाहेंगे पीडीएफ में भी दिखेगा। मगध कहाँ है, राजगृह में, बाद में पाटलिपुत्र पटना में। मगध कहाँ है, ये। और कोई भी देख लो। वज्जी कहाँ है, वैशाली, वैशाली मुजफ्फरनगर मिथिला उत्तरी बिहार में आता है वैशाली। कहाँ है वैशाली इसमें, वज्जी, वत्स, इसमें वैशाली नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ ये है सॉरी, वैशाली, वज्जी के नीचे वैशाली उत्तरी बिहार में। तभी तो कहूं मैं लाया सब हूं। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा का भाग है। तो कुरु देखो कहाँ है, तो ये देखो हरियाणा इंद्रप्रस्थ का भाग है, जहां महाभारत युद्ध हुआ था, इसी साइड में। तो इस तरीके से हम लोग पूरा इसमें रख दिए हैं, अब बाद में जरूरत पड़ेगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन ये है कि एकमात्र दक्षिणी महाजनपद हम लोग बात कर लिए कि भाई अस्मक होता है सबसे लास्ट में। अगर वर्तमान भारत के बाहर स्थित महाजनपद की बात करें तो गांधार और कंबोज है। कंबोज आंशिक रूप से है, गांधार है, देखो यहाँ पे है गांधार और कंबोज, तो दोनों कहाँ है, बाहर ही है। आगे कौन सा है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, मगध है। इसकी बात हम लोग अभी कर लिए हैं। मगध कहाँ पे है, ये बिहार में। प्रमुख गणतंत्र कौन है, वज्जी और मल्ल है, इनकी बात अभी हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो मगध का जो उदय होता है, तो 16 महाजनपदों में केवल मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना रहा? तो ये भी प्रश्न है कि भाई मगध के शक्तिशाली बनने का क्या कारण था। उसमें प्रमुख रूप से ये था कि भाई इसके आसपास उपजाऊ भूमि थी, कि गंगा के जो मैदान हैं उसमें स्थित होने के कारण कृषि बहुत अच्छी होती थी। तो अधिक कृषि थी तो अधिक कर था, कर अधिक था तो अधिक धन था, जब धन था तो अधिक व्यापार होता था, अधिक सेना रखी जा सकती थी, अधिक क्षेत्र लिए जा सकते थे। जब सेना ज्यादा थी तो भाई पावर ज्यादा थी, तो आसपास के लोगों को हड़पना भी आसान था। लौह अयस्क आयरन ओर जिसको बोलते हैं, तो मगध के पास भंडार थे। जब लोहा ही मिल जाएगा तो लोहे से क्या क्या नहीं बनाया जा सकता, तलवार, हथियार और अन्य प्रकार के हथियार, खेतों के लिए फल, हल, ये सारी चीजें, तो इसके भी बहुत अच्छे प्रयोग किए मगध वासियों ने। देखो अच्छे हथियार और अच्छे उपकरण बनाए कृषि के। नदियां कौन थी भाई, गंगा नदी के पास में तो है ही, सोन है, पुनपुन नदी है, ये सब नदियों ने व्यापार में भी सहायता की, कि नदियों के सहारे नाव से सारी चीजें पहुंचा देते थे एक दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए, सिंचाई में भी उपयोग में लाते थे। और क्या था, हाथियों की उपलब्धता थी, क्योंकि जंगल था यहाँ पे, तो मगध में के जंगलों में हाथी मिलते थे। तो उस समय हाथी क्या करते थे कि युद्ध के सबसे शक्तिशाली हथियार माने जाते थे, योग्य शासक भी थे। और संयोग से सोचो उस समय योग्य शासक भी हो गए कि बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे, जिनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता ने मगध को मजबूत बना दिया। तो एक लाइन में अगर कहना चाहोगे तो मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, क्योंकि उपजाऊ भूमि मिल गई, साथ में लौह अयस्क की खान मिल गई, साथ में नदियां जिनकी सहायता मिल गई, हाथी भी मिल गए और योग्य शासक मिल गए, और ये सारे चीज मिला के मगध का उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारण बन गया, ठीक है। अब इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु की बात हुई है, तो इनकी बात कर लेते हैं कि बिंबिसार जो था दोस्तों 544 से 492 ईसा पूर्व में, यानी बिंबिसार हर्यक वंश का महान शासक था, और उसने मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित काम किए।
एक को पहला काम ये था कि महाजनपद को जीत लिया। तो अब हम लोग बात करने किए थे अंग कहाँ है, तो देखो ये मगध है और ये अंग है। तो ये जब जीत लिया तो इसका क्षेत्र इतना हो जाएगा, ठीक है। अंग को जीत लेता है। अंग कहाँ पड़ता था? अभी हम लोगों ने देखा था कि अंग भागलपुर और मुंगेर बिहार में पड़ता था। तो मगध और अंग एक हो गए तो ये महाजनपद इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे। इसको जीत लिया गया और इसको जीता कौन? बिंबिसार ने। इसके बाद वैवाहिक संबंध बनाए कौशल से, लिच्छवी से, ताकि वो सब आक्रमण न करें, सब सपोर्ट करें। वैवाहिक संबंध इसलिए बनाए जाते थे। प्रशासन को और मजबूत किया और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। तो अंग को मिलाकर उसने बड़ा बना लिया क्षेत्र। अब आता है अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व यानी बीसी में। अब ये बिंबिसार के पुत्र थे, इन्होंने क्या किया? वज्जी संघ को हराया। तो वज्जी संघ भी देख लो। वज्जी संघ कहाँ है? ये है। इधर बिंबिसार ने अंग को मिलाया और अजात शत्रु ने इसको मिला लिया। तो देखो कितना बड़ा हो गया ये वज्जी अंग मगध। तो इसी तरीके से आगे बढ़ती है चीजें। और यहाँ पे हम लोग देख लिए थे अजात शत्रु के बारे में कि वज्जी संघ को मिला लिया, मगध का और अधिक विस्तार किया, राजगृह की सुरक्षा मजबूत की और नए युद्ध तकनीकों का प्रयोग भी किया। तो अजात शत्रु के समय मगध जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, ठीक। तो मगध कहाँ स्थित था? ये तो अब आप बता लेंगे कि वर्तमान दक्षिण बिहार में। प्रारंभिक राजधानी राजगृह ग्रीवरज थी और बाद में क्या हुई? पाटलिपुत्र हो जाती है। अब जो हम शुरुआत में बात किए थे कि दो जो थे गण थे यानी रिपब्लिक थे, संघ थे, प्राचीन गणतंत्र कौन से थे? तो हमने अभी तक राजतंत्र सारे पढ़ लिए, लेकिन गणतंत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब ये था कि कुछ राज्यों में शासन कई लोगों द्वारा मिलकर चलाया जाता था। तो उन्हें क्या बोलते थे? गण या संघ बोलते थे। तो गण मतलब होता है लोगों का समूह, और संघ क्या है? तो कई गण मिलकर संघ बनाते हैं, तो निर्णय सभा में लिए जाते थे। तो इसमें दो थे दोस्तों, एक वज्जी संघ था और दूसरा मल्ल था। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला वज्जी संघ देखते हैं तो ये भारत का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन गणतंत्र है, सबसे पुराना है गणतंत्र जहां पे ये रिपब्लिक रहा है, गणतंत्र रहा है। तो दोस्तों जो वज्जी है ये 8 राज्यों का एक शक्तिशाली संघ था, जिसमें प्रमुख रूप से वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक सबसे प्रमुख थे। और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, ठीक है। तो वज्जी संघ की राजधानी क्या है? वैशाली, ये याद रखिए। तो वज्जी संघ में कौन कौन थे? विवाद के लिए लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, ठीक है। शासन भी कैसे करते थे कि यहाँ राजा नहीं होता था, अनेक प्रकार के सदस्य मिलकर शासन करते थे, निर्णय सभा में लिए जाते थे, और यही कारण है कि प्राचीन गणतंत्र इसको बोला जाता है। महत्व तो वही है कि राजधानी था वैशाली, इसलिए महत्व था। विश्व के प्राचीन गणतंत्रों के केंद्र में था, केंद्रों में से एक है, और बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए वैशाली काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मल्ल की बात होती है तो इसमें यह कुल 9 संघों का संघ था इसमें, यानी मल्ल जो है कुल 9 कुलों का संघ था। तो इसकी मुख्य रूप से दो ही शाखाएं थी, पावा और कुशीनगर। शाखाएं यानी इसकी राजधानी भी कह सकते हैं। तो दो भागों में विभक्त था, तो इसकी राजधानियां थी। तो देखो मल्ल जो संघ था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? ये कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा था, जैसे यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म के से रिलेटेड चीजें थी। हाँ, इसको थोड़ा देख लें। राजधानी पहली क्या थी? पहली शाखा की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरा पावा, फाजिल नगर जिसको बोलते हैं, दूसरी शाखा थी। दोनों राजधानियों को हिरण्यवती या कुकुत्था नदी आपस में विभाजित करती थी। बस ये सारी चीजें देखनी थी। बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल किसको बोला जाता है? मल्ल। ऐसा क्यों कहा जाता है ये देखते हैं कि मल्ल महाजनपद का स्थान बहुत विशेष था, क्योंकि
पहली बात, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो भगवान महावीर थे, वो पावापुरी वही पावा में ही निर्वाण प्राप्त हुआ था उनको। दूसरा, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी गौतम बुद्ध जब थे, अपना अंतिम भोजन जो किए थे चुंद लोहार के यहाँ, वो पावा में ही किए थे और बाद में कुशीनारा पहुंचकर महापरिनिर्वाण देहावसान हुआ था। तो दोनों के लिए, महावीर स्वामी के लिए और भगवान बुद्ध के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था। वहीं जब मल्लों और अन्य गणराज्यों के बीच विवाद हुआ कि भाई बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको कौन ले जाएगा, तो बाद में शांति पूर्वक सुलझाकर 8 स्तूपों में विभाजित किया। तो यहाँ पे भी एक बनता है स्तूप। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद मगध के प्रतापी और महत्वाकांक्षी जो राजा थे अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वज्जी संघ को के साथ साथ मल्ल गणराज्य का पर भी आक्रमण कर इसे मगध राज्य में मिला लिया। इसके बाद मल्लों की स्वतंत्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो गई। दोस्तों इतना बड़ा हुआ था ना, हम लोग क्या देखे थे कि मगध, अंग, वज्जी, मल्ल कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये शक्तिशाली मगध महाजनपद बन गया था। लास्ट में 2 चीजें और देख लेते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था की बात आई है इस चैप्टर में। इसका मतलब रंग भी होता है और श्रेणी या वर्ग भी, कैटेगरी भी होती है। तो समय के साथ इसका अर्थ समाज का वर्गीकरण हो गया। पहले ये तो श्रेणी ही थी, धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो गई। आगे देखेंगे कि भाई प्राचीन भारतीय समाज को कार्य के आधार पर 4 भागों में तो बांटा गया था शुरुआत में। वैदिक, जो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण का जो आधार था मुख्यतः कर्म माना जाता था। ठीक है, बाद के समय में यह व्यवस्था जन्म आधारित होती चली गई, आज भी जन्म आधारित होने लगी। तो समाज को कार्य के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था उस टाइम। तो जो ब्राह्मण के लिए काम दिया गया था वो था शिक्षा, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, धार्मिक कार्य करना। क्षत्रियों के लिए दिया गया था कि शासन करना, रक्षा करना, युद्ध करना। वैश्य के लिए दिया गया था कि कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। शूद्र के लिए दिया गया था सेवा करना, शिल्प करना और श्रम कार्य करना, लोगों की सेवा करना। तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था मुख्यतः कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, जन्म पर आधारित हो जाती है। एक टैक्स की भी बात आती है। तो दोस्तों महाजनपद काल में राज्य के संचालन के लिए कर वसूला जाता था। तो कर कौन कौन देता था, तो एक तो किसान देता था कि उपज का एक भाग कर के रूप में देते थे। व्यापारी भी देते थे कि व्यापार पर कर देते थे। जबकि शिल्पकार और कारीगर भी थे, वस्तुओं और श्रम के रूप में भी देते थे। तो कर का उपयोग क्या क्या करते थे, तो कर का उपयोग जो महाजनपद थे वो करते थे सेना के रखरखाव में, प्रशासन चलाने में, सार्वजनिक कार्यों एवं राज्य की सुरक्षा के लिए भी करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। सबसे जरूरी इसमें था दोस्तों कि ये महाजनपद आपको समझ लेना है और इसको याद भी रख लेना है। ये जो मैप में आपको दिखेगा, साउथ में अस्मक, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, भारत में कहाँ कहाँ पे है और इसकी राजधानियां क्या है। वर्तमान क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो महाजनपद से नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।